ये हर्षवर्धन सिंह है, पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे। खंडवा उपचुनाव में इनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया ज्ञानेश्वर पाटिल को। शुरुआत में हर्षवर्धन नाराज बताए गए, लेकिन अब पार्टी के प्रचार में पूरे जी जान से जुटे हैं। लेकिन भाषणों में कई बार दर्द झलक जाता है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानेश्वर काका जी को हम सबको यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजना है। ये आप लोगों से आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ, आपका बेटा, भाई, भतीजा, जिस नाते से मानते हो उस नाते से कह रहा हूँ। और आप लोग नंदू भैया को चाहते हो ना, उनको ढूंढा तो ये खड़ा है ना तुम्हारा नंदू भैया यार तुम्हारे सामने। बस फर्क इतना है कि पहले नंद कुमार सिंह चौहान के रूप में तुम्हारे बीच में था, अब हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान के रूप में तुम्हारे बीच में और हमेशा रहूंगा। उधर रैगांव से भी पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज और बहू वंदना बागरी ने भी टिकट न मिलने पर बागी तेवर अपनाए, लेकिन अब पार्टी के साथ प्रचार कार्य में जुट गए हैं। इसी तरह जोबट में रातों रात कांग्रेस से बीजेपी में आई सुलोचना रावत को उम्मीदवार बनाने से कई कार्यकर्ता असंतुष्ट थे। दावा किया जा रहा है कि अब कोई नाराजगी नहीं है। उधर पृथ्वीपुर में भी शिशुपाल यादव की उम्मीदवारी को लेकर यही स्थिति बनी, लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि सब पार्टी के साथ है। जाहिर है उपचुनाव वाली चारों सीटों पर बीजेपी किसी भी तरह की अंतर्कलह से साफ इनकार कर रही है। दमोह भी चुनाव आगे किस तरह से भाजपा लड़ेगी, हमने उन लेकुनास को देखा किन कारणों से हम हारे थे, हमने समीक्षा की। ये जो उपचुनाव है 3 विधानसभा लोकसभा, इसमें दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसके कारण से कहीं हमको डैमेज हुआ, आगे नहीं होगा। बीजेपी का दावा जो भी हो, लेकिन दमोह उपचुनाव को ना तो लोग भूले हैं और ना ही बीजेपी। दमोह उपचुनाव में भी जयंत मलैया और उनके समर्थकों का पूरी तरह पार्टी के साथ होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी वहां से हार गई और जयंत मलैया और उनके बेटे को पार्टी की तरफ से नोटिस तक जारी हुए। तो सवाल यही है कि उपचुनाव वाली चारों सीटों पर पूरी तरह पार्टी एक बताई जा रही है, लेकिन ये एकता कितनी एक्चुअल है और कितनी वर्चुअल, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। और कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ से सबक नहीं लेती। अगर उन्होंने सबक लिया होता है तो इस चुनाव से ना तो उनकी सरकार गिर रही है, ना हमारी सरकार बन रही है, फिर दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार क्यों चुरा रहे हैं? ये लोकतंत्र को नष्ट करने की, उनकी परंपराओं को जो है की जड़ों में मट्ठा डालने की जो चेष्टाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये किसी घबराहट का हिस्सा है, किसी सबक का हिस्सा नहीं है। इस उपचुनाव में दमोह उपचुनाव का बार बार जिक्र होना कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता को जाहिर करता है, और वहीं कांग्रेस दमोह को याद कर एक बार फिर चमत्कार दोहराने की उम्मीद कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नाराजगी अंडर करंट। जी हां, सियासत में अंडर करंट के मायने काफी व्यापक होते हैं और एमपी की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी जो ऊपर नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा अंडर करंट है। खासतौर पर बीजेपी में जहां टिकट फाइनल होने के बाद चारों ही सीटों पर नाराजगी दिखी। हालांकि पार्टी का दावा है कि अब नाराजगी पूरी तरह दूर हो चुकी, लेकिन सवाल यही कि जो नेता चुनाव प्रचार में साथ नजर आ रहे हैं, क्या उनके मन में आखिर जो चल रहा है वो बाहर तो नहीं आएगा, या जो अंदर चल रहा है वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, और ये नतीजों को प्रभावित भी करेगा, कितना करेगा, नहीं करेगा, यही हमारा आज का मुद्दा है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद है दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिव्या गुप्ता जी जुड़ेंगी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं आपके यहाँ भी हालांकि दिखा, और नामांकन जब पहले नामांकन का समय पूरे होने से पहले ही हमने देखा कि आपके यहाँ भी लोगों ने अपने फॉर्म उठा लिए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भी यही देखने को मिला, लेकिन कई बार जो चीज़ें दिखती है वो होती नहीं है। कांग्रेस कितनी तैयार है? बीजेपी तो कह रही है कि जो दिखाई दे रहा है या जो आप बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक है। हर्षवर्धन को हमने देखा भी मंच पर आते हुए। देखिए, ये सब हंगामे भारतीय जनता पार्टी में हो क्यों रहा है, पहले शुरुआत यहाँ से होना चाहिए।
कि भारतीय जनता पार्टी की ना तो सरकार बिगड़ रही थी, ना कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है, उसके पास कैंडिडेट नहीं मिले। हमने खबरें सुनी कि भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव को लेकर बैठकें हो रही हैं, तमाम उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में जाके बैठक हो रही है, उनके राष्ट्रीय प्रभारी भी आके बैठक किए, लेकिन आप 4 कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए और 4 सीटों पर समन्वय नहीं बना पाए। और भारतीय जनता पार्टी की हालात ये हैं कि उसके घर के बच्चे तो रो रहे हैं, वो ऐसी माँ है, और पड़ोसियों के बच्चों को दुलार दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोकतंत्र में इस तरीके से जो कैडर बेस पार्टी होने का आज तक दावा करते थे, वो आज उनके कैडर बेस पार्टी जो थी वो ध्वस्त होती हुई दिख रही है। हमको पता है कि जयंत मलैया जी को किस तरीके से मनाया गया और कैसे कैसे दबाव उनके ऊपर दिए गए। आज जो वंदना बागड़ी थी वो फूट फूट कर रोई, और ऐसे रोई कि मीडिया के कैमरों के सामने आ गई। तो उन्होंने खुशी खुशी तो अपना नामांकन वापस नहीं लिया। यही हाल नायक परिवार का है पृथ्वीपुर में, कि जो शिशुपाल यादव पहले तो वो सपा के हैं, और दूसरी चीज़ वो यूपी में कहीं रहते थे, वो यूपी से आके वो चुनाव लड़ रहे हैं। यही हाल यहाँ रहा खंडवा में, कि खंडवा में हर्षवर्धन सिंह जी जो थे वो चिटनिस जी के लिए तैयार नहीं थे, जबकि शिवराज सिंह जी हर्षवर्धन के लिए तैयार थे। वीडी भैया अपना कैंडिडेट ले आए। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम हो रहा है, और जनता की नाराजगी कोविड के बाद महंगाई को लेकर, और अब भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ सब ऑलिज वेल है, आपके यहाँ सब बढ़िया है। देखिए आपके यहाँ भी तो दिखा जोबट में, देखिए जोबट में दिखा। हाँ। प्रेम से समझाया गया दीपक भूरिया को, उन्होंने प्रेम से अपना नामांकन वापस ले लिया, और कहीं हमारे यहाँ किसी ने फॉर्म डाला ही नहीं। सबने अपनी बात की। देखिए आप अरुण यादव जी को, कि उन्होंने तैयारी की, वो वहाँ से सांसद रहे, लेकिन आज वो जो है संचालन कर रहे हैं चुनाव का वहाँ खंडवा में, उनके निर्देशन में जो है चुनाव चल रहा है। वो राज नारायण जी तो कैंडिडेट हैं, वो तो जनसंपर्क कर रहे हैं। तो सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में है। रैगांव में भी यही स्थिति रही। कहीं भी हमारे यहाँ जो था दो फाड़ नहीं हुई कांग्रेस पार्टी, कहीं भी हमारे यहाँ हंगामे नहीं हुए। जोबट में पता है, सबको पता है कि क्या हाल हुए। बहुत सारी आई सामने, कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें हंगामे भी हुए हैं। देखिए, बल्कि अरुण यादव भी, खैर मैं लौटूंगा। नहीं, देखिए कहीं कार्यकर्ता का 10-5 बोला तो कांग्रेस ने प्रेम से समझाया। हमारे पास तो कोई सत्ता थे नहीं, हमारे पास तो कोई धन भी नहीं है, धनबल भी नहीं है कि किसी कैंडिडेट को रोना पड़ जाए या डर जाए या हम उसको डरा ले। ऐसा नहीं समझाया। थोड़ा बहुत हलचल जब पानी में होती है तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में भी लोगों में असंतोष नहीं होता, लेकिन समझाने से लोग माने और पार्टी के साथ हुए। हम तो सुलोचना रावत जी के भी साथ थे, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी वहाँ की साथ नहीं थी, कार्यकर्ता नहीं थे, तो उनका टिकट काटना पड़ा। दिव्या जी, सब ऑल इज वेल है, क्योंकि दिखाई तो बढ़िया दे रहा है। हर्ष भी आ गए मंच पर, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ पुष्पराज बागरी भी अपना फॉर्म उठा चुके हैं, और वहाँ भी ये कहा जा रहा है सब कुछ ठीक हो गया। पीडी शर्मा जी लगातार कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी में कहा भी जाता है कि चुनाव के ठीक पहले जब चुनाव आते हैं तो सब एक मंच पर तो दिखाई देते हैं, आपके यहाँ का अनुशासन, लेकिन कई बार जो दिखता है, क्या वो मन से एक हो गए? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के विषय के लिए, क्योंकि एक तो हमारी पार्टी में कोई बागी नहीं होता, सब अनुरागी होते। तो पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि पार्टी हमारी माँ है, और माँ के जो बच्चे होते हैं वो सब, उनको एक प्रजातंत्र का तरीका है, सबको अपनी मांग रखने का तरीका है। कांग्रेस तो ऐसी बात है कि कांग्रेस में अब फिरोज भाई ने कहा कि हमारे पास प्रत्याशियों ने अपने अपने फॉर्म भरे। तो भाई साहब, आपके पास प्रत्याशी तो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं कहाँ? कांग्रेस दिखाई कहाँ दे रही है? बड़ी मुश्किल से कोई एक कैंडिडेट मिलता है तो उसको बोलते हैं आजा आजा भैया तू फॉर्म भर ले। हमारे यहाँ कम से कम पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में कार्यकर्ता जो काम करता आ रहा है इतने समय से, इसलिए हर एक के मन की एक इच्छा होती है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे भी उसका अंततः कुछ रिजल्ट चाहिए। लेकिन हर्ष जी की बात अगर आप उठाते हैं या आप अर्चना जी की बात उठाते हैं, तो ये सब लोग जो हैं, ये तो पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि पार्टी, जैसे मैंने कहा, पार्टी माँ है, और माँ के सारे बेटे अनुयायी हैं, उसके साथ रहने वाले लोग। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर एक के मन में आती है, लेकिन अंततः जो साफ दिखता है वो अंततः पार्टी में जो एकता दिखती है, एकजुटता दिखती है, वो कांग्रेस में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती।
नहीं, वो मतलब बीच मंच पे जो दमोह में बवाल भी आप लोग ऐसा ही दिखा रहे थे, वैसे सब कह रहे थे कि अच्छा सब एक मनोज मंच जी, पर, मैं मैं बार-बार कवर भी हम कांग्रेस कर रहे के थे तो अपने वहां सब मंच पर एक मंच पर ही बैठे हुए थे। बाद में बात जी, अलग है जी, कि फिर नोटिस देना पड़ा और तमाम तरह की जी, जी, जी। क्या है कि जो बाकी उपचुनाव में जो हार कांग्रेस की हुई थी, उसको वो याद नहीं रखते। एक दमोह को हमेशा जैसे कहते हैं ना धुन पीटते रहते। तो अब ये ओवर यूज धुन हो गई। अब इस बारे में हमको बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि बीडी शर्मा जी ने कहा कि हमारे जो लैक्यूना थे, हमने वो लैक्यूना ढूंढे, वो लैक्यूना को हमने भरा, उसके बारे में चिंतन मनन करा। पार्टी ऐसा नहीं कि दमोह हारने के बाद चिंतन मनन नहीं कर रही। उन्होंने हर उस चीज बैठक जी। को सुना, समझा, कारण जाने, उसके ऊपर एक्ट करा। तो ऑल इज वेल जो आपको भी दिखाई दे रहा है वो ऑल इज वेल अंदर भी है, ऑल इज वेल बाहर भी है। ये पार्टी में नहीं, हमें कहीं हमें कोई दिखाई राग नहीं दे रहा, नहीं। जब तो हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, समझता नहीं हूँ मैं। नहीं दिनेश जी, कई बार देखिए आप मंच पे सबका भाषण देखिए, मंच पे सबकी बातें सुनिए। अरुण यादव जी का तो बेचारों का दर्द छलक छलक के बाहर आ रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत काम मैं करता हूँ, सिंचाई मैं करता हूँ, बीज मैं डालता हूँ, फसल कोई और काट के ले जाता है। तो वो उन बेचारों की तो बहुत दयनीय स्थिति, उनकी स्थिति पे मैं अपनी तरफ से जितनी सांत्वना दूं वो कम। जी जी फिरोज भाई आप जी दिनेश जी, चुनाव से पहले ये तमाम तरह की बातें ऐसी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं सब एक मंच पर दिखने लगते हैं। लेकिन कई बार दिखता है मन से एक हो जाना एक अलग मुद्दा होता है। भले हम दमोह का जिक्र ना करें जैसा दिव्या जी कह रही थी, पर जिक्र तो होगा क्योंकि वहाँ भी यही सब दिख रहा था। और इससे पहले भी कई ऐसे चुनाव हमने देखे हैं कि आपके साथ जब लोग मिलते, हमसे भी बात करते कई बार कार्यकर्ता या नेता, तो वहाँ मंच पर कुछ और दिखते हैं, बात कुछ और करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जिस तरह से जीती वहाँ से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दमोह से सबक लिया जैसे बीडी शर्मा जी कह रहे थे, लेकिन ये सबक क्या काम आ जाएगा उपचुनाव में? मनोज जी, सबक भारतीय जनता पार्टी को लेना, कांग्रेस को लेना या फैसला जनता को सुनाना है। जी, हम जनता के मन को केवल उनके जो फैसले के माध्यम से ही जान सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक शब्द होता है राजनीति में जिसे सभी लोग उपयोग करते हैं, सैबोटाज या भीतरघात कहते हैं। वो क्या होता है और किन चीज़ों के लिए वो उपयोग आप करते हैं? भीतरघात वही कर सकता है, उन्हीं के लिए उपयोग होगा जो पार्टी में रहकर उसी के खिलाफ काम करें। चाहे वो संगठन का फैसला हो, चाहे उम्मीदवारी का चयन हो, या कोई बहुत सारे जो कारण होते हैं। जब आपकी दावेदारी को काट के दूसरे को टिकट दे दिया जाता है तो निश्चित तौर पर हालात सैबोटाज के बनते हैं। तो ये सैबोटाज कोई ऐसा नहीं है केवल हमको दमोह में दिखा होगा, ये जनता का फैसला केवल हमने दमोह में देखा। हमने 28 सीटों के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुत सारी सीटों में कांग्रेस भी चुनाव जीती थी। तो वहाँ आप कार्यकर्ता का संतोष था, सैबोटाज था, या आप कुछ भी उसका एक अर्थ लगा सकते हैं। फिर दमोह का भी हुआ, या इसके पहले 2018 के चुनाव परिणामों को आप किसी भी रूप में देखें। देखिए अल्टीमेटली कोई भी जब जो राजनीति में आया है वो केवल किसी के लिए कैंपेन करने के लिए नहीं आया। उसका अपना एक क्लेम है, वो एक कहता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं सबसे अच्छा दावेदार हूँ। जैसा हमने अरुण यादव जी का कहा कि मैंने फसल बोई, लेकिन जब आप ट्रैक रिकॉर्ड पर जाते हैं तो आप चुनाव भी हार चुके होते हैं। लेकिन हर्ष चौहान की जब बात आती है तो आप पारिवारिक विरासत की बात करते हैं कि उस आधार पर हमको टिकट मिलना चाहिए। तो वो कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति को मैच नहीं खाता। तो जब आपकी नाराज़गी होती है, नाराज़गी तो आप प्रकट करते हैं ना, तभी कहीं ना कहीं जाती, जैसे कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तक जल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ धुआं है, तो इसलिए फिर आग भी होगी। तो उस तरह की जो स्थितियाँ हमने देख रहे हैं, तीनों जो है, तीनों चारों जो सीटें हैं उसमें अलग अलग पार्टियों में हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन समान रूप से आप ये देखोगे कि कोई भी दोनों दलों में अपने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रसन्न नहीं है। तो जो भी फैसला करना है, आपके पास दो प्रमुख पार्टियां, मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा चॉइस वोटर के पास है नहीं। एक बार आप यदि भारतीय जनता पार्टी को चुन लेते हैं फिर उसका उम्मीदवार बदल जाता है। तो जो आप ओवरऑल जो नतीजा है वो जनता को तो दोनों पार्टियों के बीच करना है, चाहे संतोष हो या असंतोष हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 28 सीटों पर हमने देखा भी था कांग्रेस के भीतर भी, भले कांग्रेस का है लेकिन भीतरघात क्या, वहाँ तो सब कुछ इतना आघात हुआ था कि पार्टी टूट गई, सत्ता से चली गई। फिरोज जी, यही बात है। देखिए जो कुछ दिखाई देता है, अरुण जी ने यदि कह दिया कि फसल मैंने बोई, काट कोई और रहा है, उसके बाद फिर कुछ और भी नेताओं की तरफ से जो वीडियो वायरल हुए वो सामने आए, तो उसमें विरोध के स्वर तो दिखाई दिए हैं। लेकिन क्या जिस तरह से आप दमोह का जिक्र बार बार कर देते हैं, दमोह की तासीर बहुत अलग थी और बाकी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की तासीर थोड़ी सी अलग है। क्या इस तासीर को आप समझ पा रहे हैं? देखिए
दमोह की तासीर जो थी वो सबसे टफ सीट थी कांग्रेस के लिए। 35 साल से 1985 से वो हमारे पास नहीं थी। हम 2018 में जाके उस सीट को जीते और फिर दोबारा जीत गए हम। तो वो तो हमारे लिए सबसे टफ सीट थी। पृथ्वीपुर, जोबट, ये तो हमारी परंपरागत सीट है। रैगांव भी जो थी, रैगांव थोड़ी सी हमारे लिए ये है कि कुछ समय से हम नहीं जीते थे, वरना ये खंडवा भी हम जीतते हारते रहे वहाँ। वो तो ऐसी सीट है, वहाँ से कुशाभाऊ ठाकरे चुनाव हारे थे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो दिनेश जी बताएंगे। तो कांग्रेस जो वो वहाँ वो कांग्रेस की वो भी परंपरागत सीट थी। नंदू भैया कुछ समय से एक उनका पर्सनल प्रभाव था, जिस कारण से कुछ सीटों पे जो होता है प्रत्याशी का अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव होता है। जहाँ तक अरुण यादव जी का सवाल है, ये अरुण यादव जी कभी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उनका पारिवारिक कांग्रेस से रिश्ता है। उनके पिता सुभाष यादव जी एक बड़े किसान नेता थे, कांग्रेस के साथ थे। राजीव गांधी जी राजीव गांधी जी ने उनको इंदिरा जी के ज़माने में वो सांसद बने थे 1980 में। तो वो हैं, इसलिए। और अरुण यादव जी की सहमति से ही जो टिकट दिया गया है वो उन्हीं की टिकट दिया गया है। तो इसमें कहीं कांग्रेस के अंदर राजनारायण सिंह साहब को जो टिकट दिया गया है वो अरुण यादव जी की सहमति से बातचीत करके दिया है। सबने आज बात की, सभी हमारे विधायक गए उनको नॉमिनेशन भरवाने, सभी हमारे नेता फील्ड पे भरवाने तो सभी जाते हैं, पहली दफा थोड़ी भरवाने जाना। उसके बाद फिर क्या क्या देखिए, उसके बाद भी फील्ड पे जो कांग्रेस है वो अपना राइट डायरेक्शन में कैंपेन चल रहा है कांग्रेस का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्या खबरें आ रही हैं कि इसको मना रहे हैं, उसका फार्म उठवा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है आज भी भारतीय जनता पार्टी में ये। और कांग्रेस जो है वो पहले प्रभारी हमने नियुक्त किए, उस रेस में हम आगे निकल गए। फिर कैंडिडेट सिलेक्शन किया, उस रेस में हम आगे निकल गए। फार्म ये वो जब भारतीय जनता पार्टी थी वो फंसी हुई है। आज भी कैंपेन की रेस में हम आगे, और देखिएगा जब 2 नवंबर को रिजल्ट आएंगे उस दिन भी हम आगे निकल जाएंगे दिव्या जी से। ये पक्की बात आप लिख के रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये चारों चुनाव हारेंगे। और एक बात कहना चाह रहा हूँ, अंतिम बात, कि महंगाई, कोरोना से हुई मौतें, कोरोना का मुआवजा, पेट्रोल डीजल की कीमतें, इसके जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पाई। वो लोगों को ये नहीं बता पाएगी कि 12 घंटे बिजली क्यों जा रही है, क्यों खाद की किल्लत लोगों के बीच में, इनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। वो कैंपेन किस डायरेक्शन में चला रहा है, कांग्रेस ये है, कोई निक्कर पे आ गया, कोई किस पे आ गया, वो इस पे कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। वो उस तरफ जाएंगे तो वो दूसरी तरफ। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस चीज को हाईलाइट कर रहे, भीतरघात कमलनाथ जी जो हैं वो कैप्टन है। हम सब ने मान रखा है कि जो कमलनाथ जी कहेंगे वो काम हम लोग करेंगे। इससे पहले अर्जुन सिंह जी ये काम किया करते थे, अब कमलनाथ जी कर रहे हैं, और हम लोग सब एक लाइन बना के उनके सामने हैं। चलिए दिव्या जी, कमलनाथ जी, अर्जुन सिंह के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति है, जैसा फिरोज जी कह रहे हैं, जो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं और किया भी है। 2018 में आपको दिखाया उन्होंने, वापसी हुई कांग्रेस की, वो बात अलग है कि बाद में क्या क्या हुआ। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जो स्थितियां बन रही, जैसे हमने देखा हर्ष भी मंच पर पहुंचे, उन्होंने कहा मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन कई बार जो शब्दावली होती है, बोलने का तरीका होता है, वो कुछ और कहता है, कुछ और इशारा करता है। अर्चना चिटनीस जी भी वहां पे दिखाई दे रही हैं, लगातार बीडी शर्मा जी के साथ हमने देखा वो साथ खड़ी हुई थी। बात मन की होती है, और जहाँ मन थोड़ा सा गड़बड़ करता है तो फिर चिंता भी बढ़ती है। बिल्कुल भी चिंता नहीं है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, जरा सी भी नहीं, कदापि भी नहीं, लेश मात्र भी कहीं कोई संशय और कहीं भी कोई डाउट नहीं है। फिरोज भाई की बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहूंगी। फिरोज भाई बहुत जल्दी कट लिए, बहुत अच्छा हुआ उन्होंने अपने नेकर वाले बयान से बहुत जल्दी पलटी खा ली, क्योंकि नेकर वाला बयान एक्चुअली आप ही को कटघरे में खड़ा करने के लिए था। तो वो तो मैं समझ रहा था उसको, इसीलिए बीच में टोक दिया था, आप जगह पे आ जाइए जी। तो अच्छा होता वो आप उसमें बहुत बुरी तरह से फंसने वाले थे। दूसरी बड़ी बात ये है मनोज भाई कि जो कांग्रेस है उसके पास, जो आपने कमलनाथ जी का जिक्र करा, कमलनाथ जी भी आयातित नेता है, मतलब वो बाहर से बुलवाए गए नेता। ही वाज नेवर अ स्टेट पर्सन, वो स्टेट के व्यक्ति नहीं, वो सेंटर के व्यक्ति है, और स्टेट का व्यक्ति वो थे भी नहीं कभी। दूसरा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई कि दिग्विजय सिंह पावर सेंटर है या कमलनाथ पावर सेंटर है। एक म्यान में 2 तलवारें चल रही हैं। एक व्यक्ति जो आपका स्टार प्रचारक आप घोषित बताया है अपना, एक सेकंड, जो एक आपका स्टार प्रचारक आप घोषित करते हो, अगले दिन आपकी लिस्ट में उसको
व्हाइटनर से हटा के उसका नाम हटा दिया जाता। आपके स्टार प्रचारक की लिस्ट अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए। आप कैंडिडेट को खुला छोड़ देते हो, बेचारा मझदार में अकेला कैंडिडेट अपनी पटवारी खुद करता रहता है, कोई जाता नहीं उसकी सुध लेने, कोई बात नहीं नहीं करता। कमलनाथ जी का आपके पास दूसरा दौरा आ कार्यकर्ता गया है, वो जाने वाले हैं अभी। आज संगठन नहीं देखिए है। 17 तारीख से दूसरा दौरा उनका आज जारी हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। अभी दिग्विजय सिंह जी गायब है, तो मतलब वो एक अकेला व्यक्ति है जो सब तरफ जाता जाएगा। या संगठन की कोई महत्व नहीं है, कोई संगठन का कार्यशैली नहीं दिखाई देती। आप हमारी बैठकों के बारे में चिंता करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी पार्टी में बैठक करने की परंपरा, चिंतन करने की परंपरा तो है। आपके पास तो वो भी नहीं है, क्योंकि न बैठक करने वाला है, न बैठक की जगह है, न कार्यकर्ता है, सब अपना अपना नहीं अकेला दिव्या जी, वो तो अकेला- आपके यहाँ भी नहीं देखा। आप देखिए ना कितने लोग, आप ये बात तो सच है, यदि शिशुपाल यादव को आप चुनाव मैदान में उतार रहे हैं सपा से तो फिर दिखाई देता, और यदि सुलोचना रावत जोबट से दिखाई दे रही है तो फिर जो आप जैसे लोग रहे होंगे, कार्यकर्ता रहे होंगे, कहीं मन में बात तो आती होगी। फिरोज भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस का समय है अब आत्मचिंतन जी। करने का, इसलिए आत्मचिंतन करने का समय है कि आप जी। क्या इतने असंतुष्ट, इतने अबागी, इतने अंदर से बेचारे दुखी लोग क्यों हैं, आप लोगों का भी चिंता करने का विषय है। क्यों इस तरह से आपकी नैया को छोड़ छोड़ के जाने वाले लोग? बाहर से कैंडिडेट क्या- आप ला रही हैं दिव्या जी, बाहर के लोग आके चुनाव आप क्या लड़ रहे हैं? अब 1/3 से ज्यादा विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, तो और आत्मचिंतन हमको करना चाहिए। हम तो, हमारे जो मूल कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में। पिछले सभी बारी बारी है ना, एक बार चलिए। आपकी नैया में से कूदने ठीक। को सब तैयार है, कोई तो वहां अब उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ चलिए रहा। मैं, ठीक है, समझ सकता। दिनेश जी, ये जो दिखाई दे रहा है एक नया परिवर्तन देखने को मिला, जैसा आपने भी कहा कि पिछले बार के चुनाव में ये नहीं था, लेकिन परिवारवाद से अलग हटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब उसको किस रूप में कार्यकर्ता ले रहे हैं वो चुनाव के बाद नजर आएगा। पर ये जो एक बदलाव, हर्ष को टिकट नहीं देना या दूसरी तरफ पुष्पराज को टिकट नहीं देना, एक परिवार बात पर जब बात चलती है तो फिर वो कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं, और बीजेपी शायद इससे बचना चाह रही थी। लेकिन ये जो भीतरघात होता है, क्या एक अलग तरह से दिखाई देगा? भारतीय जनता पार्टी भले ये दावा कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मन में एक मैल तो होता ही है, मन में कहीं बात तो छूटी जाती है, जिसे टीस भी हम कह सकते हैं। मनोज जी, चुनाव में टारगेट होता है जीत। जी, आप कैसे जीत सकते हैं और आपका जो उम्मीदवार है वो जीतने के काबिल कितना है। तो ये जो पूरा गणित पार्टियां लगाती हैं, उसी आधार पर आप परिवारवाद को देखते हैं और उसी आधार पर आप दल बदल को भी देखते हैं। जिस तरह की नई परिपाटी हम तेज़ी से देख रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दल बदल कोई अभी होने लगा है। मतलब आप तब से जो दल बदल कानून आया ही इसलिए था कि इस तरह के दल बदल कम से कम ना हो जैसे होते हैं। तो जब दल बदल के आधार पर आप टिकट दे रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन ये तो उन लोगों का विषय है जो दल बदल करके टिकट के लिए चले जाते हैं। तो वोटर ऐसे नेताओं को भी पहचानती है। और कई बार क्या होता है, जो जनाधार वाले नेता होते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ दो तरह के राजनीतिक दल हैं। एक जिसे हम कहते हैं काडर बेस, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी को आप मुख्यतः सबसे ऊपर लेते हैं, और दूसरा है नेता आधारित, वो है कांग्रेस पार्टी। जो नेता आधारित पार्टी है वही होगा नेता जिसका जनाधार होगा। तो यदि आप नेता को तोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जनाधार की मदद मिल जाती है। तो जब मदद मिलेगी जनाधार की तो निश्चित तौर पर आप ये मानेंगे हम कि जीत के नज़दीक हैं। और यही एक केमिस्ट्री है जो सारे राजनीतिक दल लगाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और फिरोज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा। जनाधार की बात हो रही है, और जनाधार ही वो है जब जनता का आधार यदि आपको मिल जाए तो जनाधार हो जाता। तो इस बार आधार आपके पास है, आप कह रहे हैं कि दमोह आपके पास आधार है, आपके पास आधार है तमाम तरह के मुद्दे। तो क्या यही सब वो भीतरघात से आपको बाहर ले आएंगे? देखिए, कांग्रेस में कहीं ऐसा भीतरघात है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही हर चीज़ की स्टडी और तैयारी करके रखी थी, वो जो सामने दिख रही है। कांग्रेस में जो छोटी मोटी बात हुई होगी, लेकिन ऐसा कहीं हमारे पार्टी में विशेष कोई हलचल नहीं है। हलचल भारतीय जनता पार्टी में। और आप देखिए, चित्रकूट का उपचुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार का जो है सिलसिला चल रहा है। 29 जगह चुनाव हुए, 10 हम जीते, 9 ये जीते, 5 सीट ये ज़्यादा जीत गई। ये एक अलग बात है, क्योंकि उस टाइम में नेता हमारा टूटा, कार्यकर्ता हमारे गए, सरकार हमारी गिरी, बहुत सारे नुकसान कांग्रेस पार्टी के हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी क्लीन स्वीप में नहीं आई। यानी भारतीय जनता पार्टी पीछे तो आ रही है,
ये उनके नेता भी समझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो वो जनाधार वाले जो कांग्रेस के नेता उनके वोट जो दिव्या है जी, अपने साथ दिव्या जोड़ जी, रहे आपकी हैं। प्रतिक्रिया जल्दी, समय नहीं मेरे पास। अब बस इतना ही कि समय वैसे 2 नवंबर दिखाएगा, लेकिन जब आपने कहा कि पार्टी में हलचल होती है, तो सब पार्टी में तो हलचल इधर भी है। हलचल इस बात की है कि काम में जुटे हुए हैं सब लोग, कोई खाली नहीं बैठा हुआ, सब एकजुट होके, एक मत होके, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब लोग काम में लगे हुए हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर और यह भारतीय जनता पार्टी का सारा तंत्र। इस तंत्र में कहीं कोई छेद भेद कहीं नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जी दिनेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे। भीतरघात की चूंकि बात हो रही, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हमें लगता है कि जो दिखाई दिया मंच से शुरुआत में ही, जिस तरह से शब्दावली या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, हालांकि चुनाव में खूब दिखाई देते हैं, तो क्या भीतरघात जैसी जो बातें होती है वो इसमें दब जाएंगी या मुद्दे भी आगे चलकर दिखाई देंगे? देखिए, जो भीतरघात है वो अपनी जगह रहेगा। आप कितने भी राजनीतिक आप बताइए कि हम सब ठीक ऑल इज़ वेल वाली स्थिति पे आप कहिए, क्योंकि जो नेता है जिसे ये पता है कि इस बार जीतने का किसी का भी मतलब ये होता है कि अगली बार के लिए अपनी राजनीतिक हत्या करना, तो निश्चित तौर पर हाथ जो विरोधी भी है, जो क्योंकि एक पार्टी के भीतर भी बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं, तो वो भी अपने लिए एक मैदान तैयार कर रहा होता है, तो हर चुनाव में कर रहा होता है। यदि अरुण यादव जी आज दुखी हो रहे हैं तो उनको भी मालूम है कि कल यदि राजनारायण जी फिर से राजनीति में वापस होते हैं और फिर किसी पद पर होते हैं तो उनकी राह कितनी आसान होगी। आप कहीं भी चले जाइए, यदि सुलोचना रावत जी चुनाव जीत जाती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को ये अच्छा लगेगा कि एक बाहर से आया हुआ कोई जो है उम्मीदवार जीत जाता है? तो बहुत सारी स्थितियां, एक स्वभाव जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि मानव का स्वभाव होता है और मानव अपने स्वभाव के अनुसार चुनाव में भी काम करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग इसलिए भी है कि इसके बाद 2023 भी होगा, 24 भी सामने होगा, और जो भी प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का प्रत्याशी, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो बरसों से वहाँ काम करते रहे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, इस उम्मीद में तो सभी रहते हैं कि शायद आने वाले चुनाव में मुझे टिकट मिलेगा, मेरा नंबर लग जाएगा, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियाँ होती है। लेकिन पार्टी की अपनी मर्यादा है, पार्टी उसे ही टिकट देना चाहती जिसका जनाधार हो, जिसका जिक्र भी हो रहा था। पर ये चुनाव इस मायने में भी अलग होंगे कि जो प्रत्याशी दिखाई दे रहे, क्या उसको कार्यकर्ता जिताएंगे या वो वरिष्ठ नेता? क्योंकि चिंता इस बात की होगी कहीं ऐसा ना हो कि यदि अभी चुनाव जीत कर आ गए तो फिर 23 में जाहिर सी बात है कि उनको मौका मिलेगा, और 23-24 की चिंता भी इसमें दिखाई देती बीजेपी और कांग्रेस के भीतर। पर भीतरघात किसको नुकसान पहुंचाएगा, नज़र इस पर रहेगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।